हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो 100+। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न। हमने ये जब फर्स्ट स्लाइड पढ़ा था तो हमने तभी भी ये टर्म देखा था। सेल थ्योरी में हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, और वहाँ मैंने कहा था कि इसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। ये हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लास्ट वीडियो है और आज हम वापस ये टर्म देख रहे हैं, सेल डिवीज़न। तो होता क्या है सेल डिवीज़न? सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुराने सेल्स से ही डिवाइड होके नए सेल बनते हैं। इस प्रोसेस को सेल डिवीज़न कहते हैं। इस प्रोसेस की ज़रूरत क्या है? सेल डिवीज़न की ज़रूरत ही क्यों है? तो सेल डिवीज़न की ज़रूरत है जो पुराने सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, जो ओल्ड एंड इंजर्ड सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं, और गैमेट्स बनाने के लिए, एंड ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि एक जाइगोट है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमेट्स फ्यूज़ हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, फेटस बन गया, बेबी बन गया। अब ये सब कैसे हो रहा है? जाइगोट एक ही सेल था, एम्ब्रियो कैसे बना, फेटस कैसे बना, उससे बेबी कैसे बना? सेल डिवीज़न से ना। या पहले तो बेबी जब आप होते हो छोटे से, तो देखो कितनी छोटी हाइट होती है, छोटे छोटे हैंड्स होते हैं, छोटी सी बॉडी, फिर वो बड़े होते चले जाते हैं, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है। कैसे हुई है? सेल डिवीज़न हुआ होगा ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, तभी तो आपका साइज एंड वेट बढ़ रहा है। तो यही है जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो नए सेल्स बनते रहते हैं और कुछ पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी नए सेल बनते रहते हैं। कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं उनका लाइफ स्पेन ही बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल RBC, 120 डे उसका लाइफ स्पेन होता है। आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका लाइफ स्पेन 120 डेज़ होता है। तो 120 डेज़ बाद क्या होगा? मतलब तो उसके लिए क्या होगा? 120 डेज़ बाद ये वाली सेल तो डीजनरेट हो जाएगी, तो नए सेल बनेंगे, नए RBCs बनते रहेंगे टाइम टू टाइम। पुराने डीजनरेट होते रहते हैं, रोज़ नए बनते रहते हैं। तो यही है, और ये सब होता कैसे है? सेल डिवीज़न से। अब सेल डिवीज़न दो तरह का हो सकता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, इसके भी दो तरीके हो सकते हैं कि सेल डिवाइड तो करती है, लेकिन कैसे कैसे डिवाइड करती है? आपने देखा सेल डिवीज़न होता क्या, आपने सेल डिवीज़न की इंपॉर्टेंस देखी कि क्यों ज़रूरी है। अब देख रहे हो सेल डिवीज़न किस किस तरीके से हो सकता है। तो मेन दो तरीके जो हैं वो है माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जो आपकी बॉडी के बाकी सारे सेल्स हैं, सिर्फ सेक्स सेल्स को छोड़ के, सिर्फ जो सेक्स सेल्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं आपके माइटोसिस से। और माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल से नए सेल बनते हैं वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। मतलब इस सेल से जो ये दो नए सेल बनेंगे, दो आइडेंटिकल सेल बनते हैं और ये दोनों सेल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं पेरेंट सेल की। इस बात का मतलब क्या है? एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी। इसका मतलब है यहाँ जो जीनोम होगा, जितना जीनोम होगा, जीनोम मतलब जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यहाँ भी उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, इसमें भी उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। मतलब दोनों के दोनों सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, तो माइटोसिस देखो, सेल डिवीज़न, cell divide to form two identical daughter cells having same number of chromosome as mother cell। ये parent cell को ही mother cell कह रहे हैं। Example, all cells which divide for growth। तो माइटोसिस क्या होता है? It's a type of cell division in which number of chromosome remains same। अब मियोसिस क्या है? मियोसिस में यही चीज़ अलग है। क्या? कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ऑफस्प्रिंग में, एक तो 4 सेल बनती हैं इसमें, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाता है आधा। कि सपोज़ जो मदर जनरेशन थी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n अगर था, तो जो ऑफस्प्रिंग वाली जनरेशन बनेगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उन सेल्स में nn ही रह जाएगा। 2n है तो आधा आधा रह जाएगा। अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वाई मियोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, और या व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ऐसे करके आपसे सवाल पूछा जाता है। क्या सिग्निफिकेंस है? होगा क्या, जो मैंने कहा था आपकी सेक्स सेल्स को छोड़ के बाकी सारे सेल्स आपके माइटोटिक सेल डिवीज़न से बन जाते हैं, लेकिन जो सेक्स सेल्स हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? गैमेट्स।
ठीक है। सेक्स सेल्स मतलब वो जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। जो मेल होता है उसमें कौन सी होती हैं, वो स्पर्म, है ना, उसमें होगा स्पर्म ऐसे, एंड जो फीमेल होगी उसमें ओवम। ठीक है। अब ये जो स्पर्म है इसमें ये कैसे, इन दोनों को हम गैमेट बोलते हैं। ठीक है, सेक्स सेल्स को हम गैमेट बोलते हैं। मेल के केस में वो स्पर्म है, फीमेल के केस में वो ओवम होता है या एग होता है। मतलब ओवम और एग एक ही चीज़ का हम बोलते हैं। ठीक। अब क्या है कि इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ रहता है, इन जिस सेल से बने हैं उससे, इनकी मदर सेल से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ रहेगा। तो इसमें एन, इसमें एन। आपको पता है रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये जो गैमेट्स हैं ये दोनों फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं। तो जब ये फर्टिलाइज होंगे, ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे, तो इसका एन इसका एन दोनों मिलके 2n नहीं हो जाएगा, है ना। तो जो अब इनके फ्यूज़ होने से बनती है जाइगोट। तो अब जो जाइगोट बनेगी, जो नया सेल बनेगा, उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 2n ही वापस आ गया, है ना। तो यहाँ इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्पीसी का जेनेटिक मेकअप था वो मेंटेन रहा। कोई भी स्पीसी होती है उसमें सेट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है, फिक्स होता है ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, उसके एक सेल में इतना होगा। ह्यूमन का अगर हम एग्जांपल लें तो 46 है, तो एक सेल में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रहना है ह्यूमन की में। अब अगर 46 ही स्पर्म में होता और 46 ही ओवम में होता, तो 46 + 46 जब ये दोनों फ्यूज़ करते तो जो मिलके ये जाइगोट बनाते उसमें 46 + 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम बन जाता। तो ये तो 46 से डबल हो जाता। तो अगला जो सेल बनता जाइगोट, तो ये इंसान का बच्चा फिर इंसान कैसे पैदा होता, मतलब इसमें तो ह्यूमन में 46 ही रहना चाहिए था, लेकिन ये तो डबल हो जाता। इसलिए नेचर ने क्या किया, डिवीज़न का एक नया दूसरा तरीका भी है, गैमेट्स के लिए अलग से रखा कि मियोसिस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनमें पहले रहेगा हाफ हाफ, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो वो हाफ हाफ कंबाइन होगा। आधा जेनेटिक मटेरियल फादर से आएगा स्पर्म के थ्रू, आधा फीमेल से जो मदर है उससे आएगा ओवम के थ्रू। ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो उतना ही दोनों का मिला के उतना बन जाएगा जितना ह्यूमन का होता है एक्चुअल, या जितना उस स्पीसी का एक्चुअल होना चाहिए था नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, जो ह्यूमंस थे उनका बच्चा ह्यूमन ही पैदा होगा, मंकी है तो मंकी का बच्चा मंकी ही पैदा होगा, और जो जेनेटिक मेकअप है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि आप जानते हो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना आपके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, ये फिक्स है। ये ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन की सेल में आपको 50 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मिलेगा, दूसरे के में 46 मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो कुछ और ही स्पीसी हो जाएगी, वो दूसरी स्पीसी हो जाएगी। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम फिक्स रहना है, जीनोम फिक्स रहना है जितने अमाउंट में है, तो उसको फिक्स रखने के लिए मियोसिस होता है। तो उसको हम ऐसे ही कहते हैं, टू मेंटेन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पीसीज ऑन अर्थ मियोसिस इज़ रिक्वायर्ड। और फिर अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में पूछे तो आप मियोसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक, अब इसका देखेंगे हम डायग्राम, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डायग्राम तो क्या, ये देखो, इसमें आप देख रहे हो इसमें आप देख रहे हैं माइटोसिस में ये पेरेंट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में दो सेल ही बन रहे हैं, और दोनों में इसमें भी 2n है, इसमें भी 2n है, इसमें भी 2n है, बिल्कुल आइडेंटिकल सेल बन रहे हैं। ठीक है। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम है ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स के जैसे ही। यहाँ पेरेंट जनरेशन में 2n है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, ऑफस्प्रिंग जनरेशन में 4 सेल्स बन रहे हैं, और उन 4 सेल्स में 1n 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 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जा रहा है टू हाफ। ये है मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस। की डिफरेंस नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम का ही है, इसके अलावा ये इसमें 2 हैं, इसमें 4 सेल्स बन रहे हैं, ये वाले भी हैं। ठीक है। अब ये जो सेल डिवीज़न आपने पढ़ा, इसका एक ये जिफ देखते हैं। ये देखो, एक सेल है, फिर वो ऐसे डिवाइड हो जा रही है। तो सेल डिवीज़न कैसे होता है कि जो सेल है उसके अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है, तो पहले ये न्यूक्लियस ना ऐसे डिवाइड होना शुरू करता है थोड़ा थोड़ा, फिर उसके पास का जो सेल का ये मुझे ऊपर वाला सेल हटाना होगा, तो ये न्यूक्लियस ऐसे ऐसे
थोड़ा सा डिवाइड होना शुरू करता है और फिर उसके पास का जो साइटोप्लाज्म है वो भी ऐसे 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 डिवाइड होना शुरू करता है और धीरे धीरे फिर सेल पूरी तरह से, वो न्यूक्लियस अलग हो जाता है। अगले स्टेप में ये न्यूक्लियस बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल, और फिर ये जो साइटोप्लाज्म था ये ऐसे 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 हो जाएगा और फिर फाइनली ये साइटोप्लाज्म ही अलग हो जाएगा और सेल डिवाइड हो जाएंगे। तो जो न्यूक्लियस का ये है डिवीज़न, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस वर्ड डिवीज़न के लिए है, साइटोप्लाज्म के लिए, इधर कैरियो डिवीज़न के लिए और काइनेसिस डिवीज़न के लिए, एंड कैरियो आपका न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और इस तरीके से सेल डिवाइड हो जाती है। अब इसमें सेंट्रियोल्स का रोल होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, हम उतना डिटेल में जा ही नहीं रहे हैं। एक बेसिक आइडिया ज़रूरी है, वो आप दिमाग में रखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न कैन बी ऑफ टू टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस, एंड मियोसिस एंड माइटोसिस का डेफिनेशन एंड प्रोसेस आप ध्यान में रखेंगे। अब ये चैप्टर आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो मैं बहुत वर्ड यूज़ करी थी, सेल का अपना इनर वर्ल्ड है, अपना इनर वर्ल्ड है। तो ये एक क्यूट सा कार्टून आप देख रहे हो सेल की दुनिया का, कि सेल के ऑर्गेनेलीज अगर बात करते होंगे तो कैसे बात करेंगे। अब आपको सारे ऑर्गेनेलीज पता हैं, उनका स्ट्रक्चर पता है, उनका फंक्शन पता है। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस क्या कह रहा है, एवरीवन डू व्हाट आई से, क्योंकि ये कंट्रोलिंग बॉडी है तो ये कमांड कर रहा है सबको। तो इधर ये ER क्या कह रहा है, यू गाइज बी क्वाइट, आई हैव सो मच वर्क टू डू, क्योंकि ER को आपको पता है, ER के पास अगर रफ ER है, राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अगर स्मूथ ER है तो लिपिड सिंथेसिस करता है ना। तो उसको कितना सारा काम है, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करना है, कुछ चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर जानी है, न्यूक्लियस से बाहर इसमें आनी है, ठीक है। तो ये सारा काम ER का है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग में भी काम कर रहा है ER। गोल्जी कह रहा है आई नीड अ ब्रेक, क्योंकि आपको पता है गोल्जी का काम क्या है, पोस्टमैन वाला काम है कि भाई स्टोर करता है चीज़ों को, पैकेज करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है। स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट का काम गोल्जी का है, जो ER से यहाँ आ रहा है बन के। प्रोटीन, लिपिड, कुछ चीज़ें गोल्जी के अंदर मॉडिफाई भी होने हैं। तो वो कह रहा भाई मैं तो थक गया, आई नीड अ ब्रेक। उसके बाद ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे चिल, सबसे मस्त, सबसे एक्टिव। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसके पास तो एनर्जी की कोई कमी ही नहीं है। उसके बाद ये देखो, ये क्या है आपका लाइसोसोम, ये कह रहा है एवरीथिंग आई टच आई डिस्ट्रॉय, मैं जो भी टच करता हूँ मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये तो क्लीनर का काम करता है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जो भी सेल के अंदर डैमेज है या वेस्ट है या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सेल को अब ज़रूरत नहीं है, उनको क्या करती है, इनगल्फ करती है और उनको डाइजेस्ट कर देती है उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम से। क्योंकि इसका जो pH है वो बहुत कम है, ये एसिडिक है इसके अंदर का इन्वायरमेंट, तो ये जिस भी चीज़ को टच करता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और वैक्यूल क्या कह रहा है, आई फील क्वाइट फुलफिल्ड, क्योंकि आपको पता है वैक्यूल स्टोरेज ऑर्गन के जैसे काम होता है। इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखा रखा है, ये प्लांट सेल नहीं है, मतलब प्लांट सेल का नहीं इसमें इंक्लूड करा, कार्टून है ये, तो कोई भी सेल नहीं है। सिर्फ आपको एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइंस भी फ़न हो सकती है अगर आप उसको तरीके से कंसेप्ट को समझ के विजुलाइज करके पढ़ेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये समरी है, इस समरी में देखो बताने जैसा कुछ रह नहीं गया है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यू ऑल नो। सेल के दो टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और सेल का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सेल ऑर्गेनेलीज और ये सब इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये रेफरेंसेस हैं जो मैंने ये स्लाइड बनाने के लिए यूज़ किए। NCERT टेक्स्ट बुक यूज़ की है आपकी सिंपली, एंड गूगल इमेजेस से पिक्चर्स एंड जिप्स उठाए हैं। अब ये ओगी इनको पूछ रहा है, हमने ये चैप्टर ओगी एंड कॉकरोच पे शुरू किया था इफ़ यू रिमेंबर। तो यहाँ ये इनको पूछ रहा है ओगी
कि सेल समझ आ गया क्या कॉकरोच गैंग? तो भाई कॉकरोच गैंग, मेरी कॉकरोच गैंग तो आप ही हैं, तो सेल समझ आ गया क्या? अब इधर का जवाब, कॉकरोच गैंग तो बहुत चिल है, इनका जवाब तो वही, आप उनको तो सब समझ आ गया है रे भिड़ो, कॉकरोच गैंग जिंदाबाद। और इधर देखो अब कॉकरोच गैंग का वही अपना पेट डायलॉग, अब मज़ा आएगा रे बाबा, ओगी की तो बैंड बजा डालेंगे। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेशन में क्या होगा कि हम इस चैप्टर पे जितने PYQs आए हैं, मैं अपनी एक एक स्लाइड उठाऊंगी और उससे जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्लस NCERT क्वेश्चंस। ठीक है, आपके NCERT में जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उनको समझेंगे, एक तरह से उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ये सारी चीज़ें 2-3 सेशन में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको कुछ वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करूँगी। उसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगी एंड उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। सो इसको रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में और फिर हम आगे का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।